तो तस्वीरों के जरिए हम आपको बताते हैं देश के अलग अलग हिस्सों में कैसे संक्रमण फैल रहा है, बच्चों में खास तौर से। ये पहली आशंका जताई जा रही थी कि बच्चों में संक्रमण फैल सकता है, और इन तस्वीरें दिखाने का हमारा उद्देश्य भी यही है कि आप कोरोना के खतरे से सावधान रहे, खुद को और विशेष रूप से इस अदृश्य शत्रु से बचा सकें। अभी राजस्थान के 2 जिलों में बच्चों के कोरोना संक्रमित होने की रिपोर्ट्स आई हैं। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। सीकर में 83 दिनों में 175 बच्चे संक्रमित हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश के सागर में 30 दिन में 302 बच्चे संक्रमित हुए हैं, जबकि उत्तराखंड के 20 दिनों में 2044 बच्चे संक्रमित हुए हैं। गनीमत की बात यह है कि लगभग सभी बच्चे सामान्य उपचार के बाद ठीक भी हो रहे हैं। हालांकि कुछ बच्चों की मौत की भी खबर आई है। तो कुल मिलाकर के देश की बात करें तो 50,000 बच्चे संक्रमित हैं। खाली उत्तराखंड में 9 साल के 2044 बच्चे संक्रमित हैं। दौसा राजस्थान में 20 दिन में 341 बच्चे संक्रमित हैं। डूंगरपुर राजस्थान में 10 दिन में 300 बच्चे संक्रमित हैं। दिल्ली में 52% बच्चों में एंटीबॉडी बन चुके हैं। वहीं तीसरी लहर बच्चों पर भारी पड़ेगी, इसका अंदेशा पहले से ही लगाया गया था। मध्य प्रदेश के सागर में बच्चों पर कोरोना का कहर देखने को मिल रहा है। हालात को देखते हुए प्रशासन अलर्ट मोड पर है। सागर जिले में पिछले 1 महीने में 302 बच्चे कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए हैं। यहाँ 4 संक्रमित बच्चों की मौत हो गई। सागर जिले में चाइल्ड कोविड केयर सेंटर तैयार किया गया है। हालात चिंताजनक हैं। करीब 15 के आसपास बच्चे हैं जिनको एडमिट किया गया था, जो गंभीर रूप से बीमारी से, कोरोना से पीड़ित थे, और इसमें से 4 बच्चों की मृत्यु हो गई है। बच्चों को सांस लेने में और दिक्कत या सर्दी के साथ नहीं आते हैं, ये उल्टी दस्त की या पेट में गड़बड़ी के साथ आते हैं। फिर इनको पीलिया हो जाता है, उसके बाद ये गंभीर बीमारी की तरफ बढ़ते हैं। इन सभी के बीच उत्तराखंड सरकार की ओर से जारी कोरोना संक्रमण के आंकड़ों में चौंकाने वाली बात सामने आई है। इस साल 1 से 20 मई के बीच उत्तराखंड में 9 साल से कम उम्र के 2044 बच्चे कोरोना संक्रमित मिले हैं। इसके अलावा इस दौरान यहाँ 8,661 ऐसे संक्रमित मिले जिनकी उम्र 10 से 19 साल के बीच है। हम आपको ये बताते हैं कि बच्चों में कोरोना संक्रमण के शुरुआती लक्षण क्या हैं। अगर आप किसी बच्चे में सांस लेने में दिक्कत की शिकायत देखें, बच्चे की नाक बह रही हो, उसे तेज बुखार या हल्की खांसी हो, बच्चा पेट दर्द की शिकायत करे और वो थका थका सा लगे, या बच्चे को उल्टी या दस्त हो रहे हो, तो आप सावधान हो जाएं। तुरंत कोरोना के इलाज में लगे डॉक्टर से संपर्क करें, उनसे बात करें और स्थिति बताएं। जरूरत होने पर बच्चे की जांच जरूर कराएं। खुद प्रधानमंत्री मोदी भी बच्चों में कोरोना संक्रमण को लेकर अपनी चिंता जाहिर कर चुके हैं। इसे लेकर तैयारी की बात कह चुके हैं। वायरस म्यूटेशन की वजह से अब युवाओं और बच्चों के लिए भी ज्यादा चिंता जताई जा रही है। अभी तक हमारी जो रणनीति रही है, आपने जिस तरह फील्ड में काम किया है, उसने इस चिंता को उतना गंभीर होने से रोकने में मदद तो की है, लेकिन हमें आगे के लिए और अधिक तैयार रहना ही होगा। देश के नौनिहालों को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए एहतियात सबसे जरूरी और कारगर दवाई है। जिस कोरोना वायरस से पूरी दुनिया परेशान है, उससे बच्चों को बचाने के लिए विशेष सावधानी बरतें। फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट, खासतौर पर जो बच्चे सिम्टोमेटिक भी नहीं हैं, माइल्ड केस हैं, क्या करना चाहिए? देखिए, एक प्रिंसिपल है मेडिसिन का कि इफ यू कांट हेल्प यू शुड नॉट हार्म। तो गिविंग अननेसेसरी दवाइयाँ to children may produce side effects in a large number of them. सबसे पहले तो ये कि बच्चे को अलग रखें, उन्हें खुद ही खेलने दें, बाहरी लोगों से बिल्कुल संपर्क न होने दें। अगर आप जरूरी सेवा में जुटे हैं तो अपने घर के बच्चों से हमेशा दूरी बनाए रखें। घर में खुद भी मास्क पहने और बच्चों को भी मास्क लगाने के लिए प्रेरित करें। बच्चों को ताज़ा और सेहतवर्धक भोजन कराएं। घर को हवादार बनाए रखें। इंसान के अब तक के सबसे बड़े अदृश्य शत्रु से बचाना आज भी दुनिया के लिए चुनौती है, लेकिन हमें हौसला रखना है। बच्चों के साथ खुद को भी कोरोना संक्रमण से बचाना है। अगर हम खुद स्वस्थ रहेंगे तभी बच्चों या बुजुर्गों को बचा पाएंगे। पूजा मक्कड़ के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बच्चों में लक्षण दिखे तो क्या करें?
नई लहर में बच्चों पर कितना खतरा है, कैसे बच्चों को बचाया जा सकता है, डॉक्टर रवि मलिक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, डॉक्टर नीलम मोहन हैं, डॉक्टर DR राय हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही साथ दीपक गोयल हैं जो कि संवाददाता हैं जयपुर से। दीपक गोयल, मैं सबसे पहले आपका ही रुख करता हूं, जिसका जिक्र हम लगातार कर रहे हैं, जो केसेस हैं वो लगातार बढ़े हैं। दौसा में 22 दिन में 300 बच्चे, सीकर में 83 दिनों में 1757 बच्चे, यानी कि पूरे राजस्थान के खासतौर से इन 2 जिलों में सबसे ज्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं बच्चों में। ठीक है, गनीमत है ये भी चीजें सामने आई हैं कि बच्चे ठीक हो जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कितनी तैयारियां हैं, सरकार क्या कह रही है, एजेंसीज क्या कह रही है? हाँ, बिल्कुल आपने ठीक कहा है। देखिए, इस बार पिछले यदि 10 महीने की हम बात करें तो जितने संक्रमित बच्चे हुए वो पिछले 2 महीनों में उससे ज़्यादा उसका बच्चों का संक्रमित होने का आंकड़ा है। लेकिन देखिए, राहत ये बात ये भी है कि इन बच्चों को अस्पताल में अभी तक भर्ती नहीं कराया गया है और होम आइसोलेट करके इनका इलाज किया जा रहा है। देखिए, मैं सबसे बड़े अस्पताल है JK लोन में खड़ा हूँ। JK लोन में भी इस तरह के जो बच्चे संक्रमित बच्चे हैं उनको लाया गया, उनका इलाज है अब घरों पर ही किया जा रहा है। राजस्थान के 10 या 20 दिन की यदि हम बात करते हैं तो देखिए, अलवर, डूंगरपुर, दौसा, सीकर, जयपुर, इनके अलग अलग जो जिले हैं इनमें अब केस आने लगे हैं। हालांकि बाड़मेर में एक बच्चे का जो HRCT जो स्कोर है वो 17 तक पहुंच चुका है, उसको फेफड़ों तक उसमें संक्रमण पहुंच चुका है और उसका इलाज अस्पताल में जारी है। लेकिन दूसरे जिलों के अंदर जो अभी तक जो डूंगरपुर, दौसा, सीकर या बाड़मेर या जयपुर के यदि हम बात करें तो वो जो केसेज आए हैं उनमें सबसे बड़ी ये राहत की खबर ये जरूर है कि वो घर पे उनका इलाज चल रहा है। देखिए, अभी पिछले 2 महीने की यदि हम बात करें तो 13,000 से ज्यादा बच्चे संक्रमित हुए हैं। जब फर्स्ट लहर आई थी उसमें जो बुजुर्ग लोग थे उनमें सबसे ज्यादा संक्रमण का खतरा था। जो सेकंड जो लहर आई उसके अंदर जो तजुर्बेकार लोग हैं या कह सकते हैं कि उनको सबसे ज्यादा संक्रमण हुआ। लेकिन ये भी जो एक्सपर्ट्स हैं, जो विशेषज्ञ हैं, वो इस बात को नकार रहे हैं कि तीसरी वेव नहीं है, तीसरी लहर नहीं है, ये दूसरी लहर में ही ये बच्चे संक्रमित हैं। उनके जो आंकड़े हैं वो सामने धीरे धीरे आ रहे हैं, लेकिन उनमें ये एसिम्प्टोमेटिक हैं। ये इनके अंदर अभी जो लक्षण हैं, जिस तरीके से तेजी से जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है राजस्थान के अंदर, लगातार जो आंकड़े बढ़ रहे थे उसमें ही ये दूसरी लहर है उसमें ये बच्चे संक्रमित हुए। हालांकि राजस्थान के अंदर इस संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए और 14 दिन लोगों को घरों के अंदर लॉक रहना होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने कल ही गाइडलाइन जारी कर दी और आज से और 8 जून तक पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन की अवधि बढ़ा दी है। क्योंकि देखिए, इस समय बच्चे घरों के अंदर हैं और 8 जून तक यदि इस तरह से लोग रहेंगे तो शायद कहीं ना कहीं कोरोना संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम कामयाब होंगे। क्योंकि बच्चे जब घरों से बाहर नहीं निकलेंगे, पार्कों में नहीं जाएंगे, स्कूल अभी पूरी तरीके से बंद है, तो इस संक्रमण की चेन को तोड़ने में हम कामयाब हो सकेंगे। इसलिए सरकार चाहती है कि जिस तरीके से अब युवाओं से ज्यादा जो बच्चों में जो संक्रमण फैल रहा है उसको किस तरह से ब्रेक किया जाए, उसको लेकर मंथन और चिंतन चल रहा है। CSC PSC जो सेंटर्स है, गांव ढाणियां हैं, उसके अलावा जो अस्पताल हैं, जो बच्चों के जो अस्पताल हैं उनमें पूरी तरीके से व्यवस्था है, उनको किस तरह से मजबूत किया जा सके और यदि बच्चों के केस ज्यादा आते हैं तो उनको इलाज किस तरह प्रॉपर किया जा सके। क्योंकि दूसरी वेव के अंदर देखने को मिला कि ऑक्सीजन की कमी के कारण पूरे राजस्थान नहीं, पूरे देश के अंदर त्राहिमाम मचा। लेकिन उस स्थितियों से सबक लेते हुए राज्य सरकार हर स्टेप पर कह सकते हैं कि पूरी मजबूती के साथ CSC गांव ढाणियों तक ये सबसे ज्यादा फोकस रखा गया है कि सबसे ज्यादा गांव के अंदर इस समय संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, तो उसको उस चैन को किस तरह से हम ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए CSC PSC को कोविड केयर सेंटर के अंदर तो तब्दील किया जा रहा है, लेकिन जो बच्चों के जो बड़े अस्पताल हैं उनमें भी जो डॉक्टर्स हैं उनकी टीम जुटी हुई है और एक्सपर्ट से लगातार राज्य सरकार है वो मंथन कर रही है और लगातार वो राय मुशायरा कर रही है कि किस तरीके से वो इस बच्चों के जो संक्रमण की जो चैन लगातार बढ़ रही है उसको ब्रेक किया जा सके। जी बिल्कुल, फिलहाल यानी कि कोशिश ही की जा रही है कि फिलहाल लॉकडाउन रहे, बच्चे घर पर ही रहें, घर पर ही ठीक हो जाएं और दूसरी तरीके से अस्पतालों में तैयारी की जा रही है। डॉक्टर रवि मलिक, फिलहाल क्या मैं ये मानूं कि ये स्थिति फिर अब बाकी जगहों पर भी आएगी? अगर यह मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तराखंड में अगर ये स्थिति है, हालांकि बच्चे ठीक हो जा रहे हैं लेकिन संक्रमण से मौतों की संख्या भी बच्चों की आई है, तो हम इस स्थिति को कैसे देखें? देखिए, संक्रमण फैल सकता है, इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि बच्चे हमारे वल्नरेबल हैं। एक भी बच्चा जो कि 18 साल से छोटा है हिंदुस्तान में, उसको वैक्सीन नहीं लगी हुई है, तो बच्चे वल्नरेबल हैं। पहली चीज ये बड़ी क्लियर है। संक्रमण फैल सकता है, ये भी क्लियर है। कोविड जो है वो बच्चों को अफेक्ट कर सकता है एज यंग एज, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2-3 हफ्ते पहले ही मैंने 3 महीने और 4 महीने के 2 बच्चों को डायग्नोज किया है एज ए पीडियाट्रिशियन। तो किसी भी उम्र के बच्चों को ये हो सकता है। तो थ्योरेटिकल रिस्क डेफिनेटली है। जब ये इन स्टेट्स में आ रहा है तो बाकी स्टेट्स में भी जा सकता है। हमारी कोशिश पूरी ये होनी चाहिए
कि बच्चे इस चेन का हिस्सा ना बने, बच्चों को हम स्पेशली प्रोटेक्ट करके रखें। उसकी दो बड़ी इंपॉर्टेंट वजह है, एक तो वो वल्नरेबल है, वैक्सीन अवेलेबल नहीं है। दूसरी चीज है अभी हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर जिसको कहते हैं कि पीडियाट्रिक आईसीयूज, क्योंकि बच्चों का इलाज थोड़ा सा डिफरेंट होता है, उसके लिए स्पेशलिस्ट भी अलग होते हैं, दवाइयों की डोज वगैरह कैलकुलेट होती है एज पर विद द बॉडी वेट, और पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर और पीडियाट्रिक वेंटिलेटर्स और ये सब चीजें जो इक्विपमेंट्स हैं वो थोड़ी डिफरेंट होती हैं बड़ों के हिसाब से। अगर वैसे बात की जाए तो जो ये पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट है ये नॉर्मल इंटेंसिव केयर से थोड़ा डिफरेंट होती है, तो उसके लिए भी हमारे को पूरी तैयारी करनी चाहिए। तो आपका सवाल बिल्कुल जायज है कि ये और स्टेट्स में भी हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। हमें प्रोटेक्ट करके रखना है, ये भी बड़ा जरूरी है। लेकिन एक चीज जो अच्छी है वो ये है कि बच्चों के अंदर ये बीमारी बहुत ज्यादा सीरियस नहीं हो रही है। ठीक है कि हमने कुछ बच्चों की मौत भी हुई है, लेकिन उनका आंकड़ा बहुत 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 कम है। बच्चों के अंदर ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक या सिम्प्टोमेटिक होकर, माइल्डली सिम्प्टोमेटिक होकर ही ठीक हो रही है, बहुत ज्यादा सीवियर केसेस नहीं आ रहे। यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा, बच्चों के अंदर इस बीमारी के अलावा सिम्प्टोमेटोलॉजी में एक थोड़ा सा डिफरेंस भी है। मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम करके, MSIS करके एक बीमारी होती है जो कोविड वाले बच्चों को होती है, जो कि बड़ों में नहीं होती, केवल बच्चों में होती है। ये कावासाकी डिजीज की तरह होती है। मैं आपके चैनल के माध्यम से सब पेरेंट्स को और डॉक्टर्स को इस चीज का सेंसिटाइज करना चाहूंगा। इसमें होता गया कि बच्चा कोविड से ठीक हो रहा है और ठीक होते होते ही उसको सडनली जो है हाई ग्रेड फीवर आने लग जाता है, रैशेज आने लग जाते हैं, मुंह के अंदर थोड़ी लालिमा आ जाती है, आंखों में जो है आंखें एकदम लाल हो जाती हैं। तो ये बच्चा जो है मल्टी सिस्टम इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम से ग्रसित हो जाता है, और इसमें हमारे को बच्चे को प्रॉपरली हॉस्पिटल में एडमिट करके समय रहते अगर इलाज करते हैं तो इसमें मृत्यु नहीं होती है, बड़े अच्छे से बच्चा बच जाता है। लेकिन ये एक एंटिटी है जो केवल बच्चों में होती है और ये बड़ों में नहीं होती है, और ये इग्नोर नहीं होनी चाहिए। शुरुआती दौर में इसका इलाज हो जाना चाहिए। यूनिसेफ ने बच्चों की 3 कैटेगरीज बनाई हैं। एक तो वो जो माँ जहाँ संक्रमित है और बच्चे संक्रमित नहीं है, ये कैटेगरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जहां माँ को तो हो गया लेकिन बच्चों को नहीं हो रखा। तो बच्चों को माँ से आइसोलेट करके रखना बड़ा जरूरी है। इसमें मदर कैन टेक केयर ऑफ द चिल्ड्रन, अगर घर में कोई नहीं है, लेकिन डबल मास्क पहनना, इन सब प्रिकॉशंस लेनी जरूरी है। एक स्थिति है जहां पर माँ भी इन्फेक्टेड है, बच्चे भी इन्फेक्टेड है, वहां माँ और बच्चा जो है एक ही कमरे में रह सकते हैं। मदर कैन टेक केयर ऑफ द चाइल्ड, ब्रेस्ट फीडिंग कंटिन्यू करेंगी मदर स्तनपान जो है, जो बच्चे 1 साल से छोटे हैं, जिनको स्तनपान कर रही है 1.5 साल से छोटे हैं, उनको कंटिन्यू करेंगे। तो ये कुछ गाइडलाइंस आई हैं। ये बहुत अच्छी चीज है कि गवर्नमेंट ने भी अभी नई गाइडलाइंस निकाली हैं ऑन ट्रीटमेंट ऑफ। अभी तक प्रोटोकॉल्स और गाइडलाइंस बच्चों के लिए बहुत क्लियर नहीं थी, लेकिन सरकार ने अब बिल्कुल क्लियर गाइडलाइंस लगा दी है माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर केस की, और उनको किस तरह से ट्रीटमेंट करनी है, ताकि इसमें बिल्कुल पारदर्शिता रहे और दिशा निर्देश जो सरकार का है वो बिल्कुल क्लियर है, ताकि सारे पीडियाट्रिशियंस जो हैं उसको फॉलो करें और उसके हिसाब से बच्चों का इलाज करें। और डॉक्टर मोहन, फिलहाल अगर संक्रमण आए, यानी कि अगर सिम्टम्स आए तो क्या करें? ये सबसे जरूरी है कि पैनिक ना हो, कि अस्पताल ले जाना जरूरी है, किस स्थिति में अस्पताल लेकर के जाएं, और कैसे फिर उस चीज को हम टैकल करें घर में अगर जो बाकी लोग मौजूद हैं, अगर सिर्फ बच्चों में आए तो? आया अभी राजस्थान की, कल ही वीडियो कंसल्ट मेरे से हुआ था सैटरडे के दिन। जेके लोन के 2 पेरेंट्स ने, जिनके बच्चे मशीन पे थे, वेंटिलेटर पे था, लेकिन आई थिंक उनके अंकल कोई गुड़गांव में काम करते थे, तो उसके जरिए, वीडियो के जरिए एंड सिंह जो डॉक्टर साहब बता रहे थे मल्टी इन्फ्लेमेटरी सिंड्रोम, वही पूरा उनका लिवर फेल हो चुका था, किडनी फेल हो चुकी थी, वेंटिलेटर पे थे, ब्रेन पे थे, और उम्मीद बचने की नहीं के बराबर थी। वो बहुत सीरियस थे दोनों बच्चे। तो मैं ये बताना चाहूंगी कि ये जो वहां हो रहा है, ये कोई नई तीसरी वेव नहीं है। पहली बार जैसे ही पीक आता है, जो ये MIS-C सबसे ज्यादा बच्चों में है, जैसे अडल्ट्स में आपका 2nd वीक में साइटोकाइन स्टॉर्म होती है। कोई भी इंसान 1st वीक में रेयरली ही सुना होगा कि कोई एडमिट हो या किसी को सीरियस मॉर्बिडिटी या मोर्टेलिटी से रिलेटेड कोई बात हो। उसी तरीके से बच्चों में खत्म होने के बाद ये ज्यादा प्रॉब्लम आती है, मतलब 2 से 8 हफ्ते बाद
आफ्टर द इन्फेक्शन ये होता है। तो ये जो आप देख रहे हैं अभी आपको प्राइम न्यूज में बता रहे थे आपके कि वहां से बच्चे हुए, तो ये बच्चे वही हैं जो कोविड के पीक के बाद अब आपको पता चल गए। शुरू में तो आपको लगा कि ये सिम्टोमेटिक है और माइल्ड है, लेकिन इसकी इंसिडेंस जो वर्ल्ड वाइड इंसिडेंस है वो 0.14 है। मतलब हर 10,000 बेबी में 1 बच्चे को ये प्रॉब्लम हुई। और हमारा जो देश का आंकड़ा है वो है, हमारे बच्चे अगर मैं सिर्फ 14 साल से नीचे लूं तो भी 36 करोड़ हैं, और अगर 18 से लूं तो ऑलमोस्ट 48 to 50 करोड़ की बात हो जाती है। तो उस करोड़ में अगर मैं 10,000 में से भी बता रही हूँ तो ये नंबर्स के लिए हमें फैसिलिटी गेयरअप करनी है। नौ जो इंडिया का आंकड़ा है, नॉर्मली 6 ICU बेड्स हमारे पास होती हैं फॉर 1 लाख पॉपुलेशन। तो दैट इज टोटल, मैं बच्चों और बड़ों में नहीं डिवाइड कर रही हूँ। और जो मुद्दा होता है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन, दैट मीन्स थोड़े स्टेट्स में ज्यादा ICU बेड्स है और थोड़े में ये मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ज्यादा है। तो जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ केयर है, ICU फैसिलिटी या हाई डिपेंडेंसी फैसिलिटीज, जो रूरल पॉपुलेशन है 65% उनको नहीं मिलती है। तो अक्लमंदी क्या होगी, यहाँ बैठ के हम जो बात कर रहे हैं, कल झारखंड के CM जी को, ऑनरेबल को मैं तारीफ करूंगी कि उन्होंने एक बैठक बैठाई जिसमें सारे डॉक्टर्स को भी उन्होंने किया और खुद बैठे रहे सारे, एंड दे वर 4 स्पीकर्स अलाउड, एक WHO से और एक एडमिनिस्ट्रेशन पे और एक मुझे भी बुलाया गया था टू गिव गाइडेंस अबाउट कि हम इस वेव को कैसे टैकल करें। तो जब कॉमन सेंस क्या थी, तो मैंने पहले उनका डेटा निकाला कि कितने उनके पास पीडियाट्रिशियंस है। उनके पीडियाट्रिशियन 36,000 बच्चे के लिए एक था। तो इट इज नॉट पॉसिबल कि 36,000 बच्चे एक लगे, वाइल पैन इंडिया में 19,000 के लिए, 18,000 के लिए एक है। तो हमें क्या करना होगा, हमें ट्रेनिंग देनी होगी, जो बेशक अडल्ट डॉक्टर्स हो या MBBS डॉक्टर्स हो, उनको बच्चों के लिए। तो उसमें 4 चीजों का करना पड़ेगा। एक SOP मॉड्यूल्स जो एक्सपर्ट्स बना रहे हैं आपको कि किस तरीके से माइल्ड सिम्टम्स हो, मॉडरेट, सीवियर। 2, ये एजुकेशन पेरेंट्स को देनी होगी और डॉक्टर्स को देनी होगी। 3, हमें उन्हें बताना होगा कि कब ट्रांसपोर्ट करो। अब आ जाइए पेरेंट्स को हमें 5 चीज बतानी है। पहले उनकी इम्यूनिटी बढ़ाओ। इम्यूनिटी कैसे बढ़ाएं? अच्छी खुराक से, जिसमें अच्छे प्रोटीन हो। प्रोटीन का मतलब आपकी दालें, पनीर, सोयाबीन, अंडा, चिकन, जो भी इस तरीके की प्रोटीन, बेसन, इस तरीके की प्रोटीन डाइट बच्चों में जरूर दें। सेकंड, उनकी स्लीप का ध्यान रखें, उनकी मेंटल हेल्थ का ध्यान रखें। आपने सुना होगा कि खुशी जब होती है, मेंटल हेल्थ आपका अच्छा होता है तो आपकी लड़ने की शक्ति अच्छी होती है। तो मेंटल हेल्थ बच्चों की ध्यान रखें और एक्सरसाइजेस और फिटनेस उनकी बढ़ाएं। ये माँ बाप को 4 काम उनके लिए करने हैं। सेकंड, उनको समझना है कि जब बुखार होता है तो दैट्स ओके, कब उन्हें डॉक्टर की तरफ, हॉस्पिटल की तरफ जाने की काम करना है। अगर बच्चे की सांस अगर इस तरीके से लेना शुरू हो रहा है यहाँ पर, या छाती ऐसे आगे बढ़ रही है, सांस तेज हो रही है। अब देखिए, आपने देखा कि आपका जो रिपोर्टर था उसने क्या बताया कि बच्चे सांस से नहीं, डायरिया और डिहाइड्रेशन से है। तो ये शर्म की बात है अगर हम डायरिया और डिहाइड्रेशन से किसी को खो दें। वैसे देश में हम 80,000 बच्चे साल के खोते हैं। तो ये भी हमें ध्यान देना है कि ORS का घोल पिलाना है डायरिया और डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए। ड्रिप, ये सब इमीडिएट आपको कांटेक्ट है। थर्ड, अगर वो लेथार्जिक, सुस्त, और MISC। अब MISC के लिए दवाइयां हैं, जैसे आप अडल्ट्स में देते हैं, हम बच्चों में स्टीरॉइड्स और IVIG। तो इसे हम जल्दी पहचाने और दें। मुझे उम्मीद है कि ये देश में हम बच्चों को मतलब मौत के आंकड़े नहीं जाने देंगे, लेकिन USA, UK में भी उनकी मौत हुई। तो हमें, जब उनकी पॉपुलेशन हमसे 1/4 भी नहीं है,
तब भी हुई है और उनकी डॉक्टर राय, लेकिन एक चीज और है ना, जैसे अभी ये कह रहे हैं कि और बाकी तमाम राज्य भी कह रहे हैं, जैसे मैम भी कह रही थी कि मीटिंग्स में, एक तो ये है कि लॉकडाउन है, बच्चे घर पे ठीक हो जा रहे हैं और जो SOPs है उनका इस्तेमाल किया जाए, लेकिन क्या वही एक पॉइंट रहेगा, कभी ना कभी तो ये लॉकडाउन खुलेगा, तब हम क्या माने कि फिर ये वेव खतरनाक होगी या उससे पहले हम कंट्रोल कर सकते हैं? डॉक्टर रॉय। अमन जी, बहुत अच्छी बात पूछी। देखिए, सबसे बड़ी समस्या आज की हमारे ऊपर यह है कि इस वक्त हम सेकंड लहर के दौर से गुजर रहे हैं और सब लोग उससे परेशान हैं, और उसी के बीच में हमको बच्चों के इन्फेक्ट होने की भी खबर आने लग गई है। देखिए, बच्चों के लिए इन्फेक्ट होने का सबसे बड़ा कारण क्या है? जो सेकंड वेव के अंदर जो स्ट्रेन आया है B1617, इसके सब स्ट्रेन और हैं, 617-4 है, 617-3 है और A है। इन लोगों इस स्ट्रेन ने बच्चों को ज्यादा इन्फेक्ट किया है, जिसकी वजह से यह हो गया। और सबसे अच्छी बात यह है कि बच्चे जो भी इन्फेक्ट हो रहे हैं वो सीरियस नहीं हो रहे, लेकिन उनको हॉस्पिटल की भी जरूरत बहुत कम पड़ रही है, आइसोलेट हो सकते हैं। अब सवाल आपने जो पूछा है कि हम इनको कैसे रोक सकते हैं, सबसे बड़ी रोकने की बात तो आ जाती है पेरेंट्स के ऊपर, बच्चों के ऊपर। हमें बच्चों को घर से बाहर निकलने नहीं देना है, और इवन घर के अंदर भी बच्चों को मास्क के बिना नहीं रहने देना है। घर के अंदर कोई भी व्यक्ति आता है तो बच्चों को उनसे फ्री न मिलने दिया जाए। बच्चे ज्यादा वल्नरेबल क्यों होते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि बच्चे अपने माँ बाप से, भाई बहन से, दादा दादी से, नाना नानी से गले आके चिपटते रहते हैं, मिलते रहते हैं। तो अगर एक बच्चा भी संक्रमित हो जाता है तो ये मान के चलिए कि उसके परिवार के संक्रमित होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, क्योंकि आप बच्चों को अलग नहीं रख सकते। और आज जो हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर की जो हमारी कंडीशन फैसिलिटीज अवेलेबल है मार्केट के अंदर या देश के अंदर, वो अपर्याप्त है। जब हम सेकंड वेव आने से पहले हम लोगों ने ये प्रेडिक्ट किया था कि हमको आने वाले टाइम में बहुत मुश्किल आएंगी, हम उसको नहीं बचा पाए। तो आज हमारे पास क्या है, जैसे मेरे दोनों पैनलिस्ट ने बहुत अच्छी बातें कही कि हमको बच्चों के लिए एक अलग तरह का ICU, अलग तरह के वार्ड, अलग तरह का ट्रीटमेंट, अलग तरह का प्रोटोकॉल, अलग तरह की मेडिसिन की डोज की जरूरत है, जो हमारे पास नहीं है। इसलिए नहीं कह रहा हूं, है जरूर हमारे पास, लेकिन उसकी इस वक्त इतनी प्रचलित नहीं है। सबसे बड़ा कारण उसका एक ये है कि जो बच्चों के ऊपर हम कहते हैं कि हमारे पास 17-18 हजार के ऊपर एक बच्चों के ऊपर एक डॉक्टर की जरूरत है, वो डॉक्टर की कमी है, हमारे पास स्टाफ की कमी है, सारी कमी है हमारे पास। लेकिन सवाल इस वक्त आ रहा है इसको रोकने का। अगर जो एक ही कारण मैं आपको आज की तारीख में कह सकता हूं तो वो सबसे बड़ा कारण यही है कि अगर हम अपनी एल्डर पॉपुलेशन को 18 साल से ऊपर वाले बच्चों को, बुजुर्गों को वैक्सीनेट कर दें और फास्ट वार फुटिंग के ऊपर कर दें, तो हम इनको इम्यूनिटी दे सकते हैं, जिससे बच्चे कम प्रभावित होंगे। दूसरी बात है कि अभी कुछ कंपनीज ने 12 साल से नीचे वालों के ऊपर ट्रायल चालू कर दी है। उनको ये रिक्वेस्ट किया जाए कि जितनी जल्दी हो सकता है आप उसकी ट्रायल का रिजल्ट हमको दीजिए, ताकि बच्चों को वैक्सीनेट करें। अगर हमने बच्चों को वैक्सीनेट नहीं किया, बुजुर्गों को वैक्सीनेट नहीं किया, तो कर होगा। अभी मैं कल ही मैं एक कॉन्फ्रेंस अटेंड कर रहा था महाराष्ट्र के अंदर एक जो टास्क फोर्स है जिसमें डॉक्टर संजय ओक ने कहा है कि इस कंडीशन के अंदर उन्होंने उद्धव ठाकरे जी से रिक्वेस्ट की है कि हमको बच्चों को इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन दे देना चाहिए। इन्फ्लुएंजा का वैक्सीन देने से क्या होगा, उनको कुछ इम्यूनिटी मिलेगी और बच्चे उससे संक्रमित नहीं होंगे। और उसके बाद दूसरे एक और जो पीडियाट्रिशियन टास्क फोर्स के डॉक्टर हैं संजय, उनने भी उसको सपोर्ट किया है। और कम से कम तो ये तो कह ही सकता है ना कि कम से कम जो तैयारी, जैसे आप कह रहे थे कि हमने सेकंड वेव में देखा कि ऑक्सीजन नहीं है, सिलेंडर नहीं है, कम से कम क्योंकि बच्चों के लिए बिल्कुल, जैसे डॉक्टर मलिक ने कहा कि एकदम बिल्कुल अलग ही तरीके की तैयारी, अलग तरीके के बेड्स, अलग तरीके की दवाइयां चाहिए होती है। उसके लिए जो है सिस्टम को तैयार करना भी बहुत जरूरी है, अगर खुदा ना खास्ता ऐसी कोई स्थिति आती है। आपसे मैं और बात करूंगा कि लोग घबराएं ना, बच्चे अगर घर पे हैं तो उनको अगर बुखार आ रहा है, कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर नहीं भी सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसे कैसे पहचाने। एक छोटा सा ब्रेक, वापस आ रहे हैं। डॉक्टर रवि मलिक हमारे साथ मौजूद हैं और भी तमाम मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर रॉय मौजूद हैं, डॉक्टर नीलम मोहन मौजूद हैं। डॉक्टर रवि मलिक, क्या मैं ये मानूं, अगर मैं इसे जोड़ करके चलता हूं, फिलहाल ये सेकंड वेव की बात कर रहे हैं, 4000 से ऊपर जो है मौतें रोज आ रही हैं। आज एक बार फिर से 19 मई के बाद सबसे ज्यादा इसने नया रिकॉर्ड बनाया है, और ऊपर से ये बच्चों का संक्रमण, हम तीसरी वेव की तरफ पहुंच गए हैं। देखिए, अभी तीसरी वेव नहीं आई है। मैं आपको वेव्स के बारे में बताना चाहूंगा। क्या होता है कि जैसे पहली वेव आई, जब वो पूरी खत्म हो जाती है, उसके बाद में इंटरवीनिंग पीरियड आता है 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने का, फिर वेव शुरू होती है, उसको हम थर्ड वेव कहते हैं। अभी तो ये सेकेंड वेव ही चल रही है, इसमें उतार चढ़ाव नीचे ऊपर होता रहेगा, लेकिन जब तक सेकेंड वेव पूरी खत्म ना हो जाए,
इंटरवीनिंग नॉर्मल पीरियड बीच में 1 से 2 महीने 3 महीने का ना आ जाए, तब तक थर्ड वेव की शुरुआत हम नहीं कह सकते हैं। ये बता दूं, जब भी वेव्स आती हैं ये ऊपर नीचे थोड़ी थोड़ी होती रहती हैं, लेकिन जब तक पूरी अमन शांति ना हो जाए और अमन शांति का पीरियड भी 1, 2, 3 महीने का ना हो जाए, उसके बाद ही हम नई वेव कहते हैं। पेंडेमिक की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है सचिन जी, कि ये हमेशा जो है वेव्स में ही आता है। पिछला पेंडेमिक स्पेनिश फ्लू भी आया था तो 4 वेव्स में आया था, 3 वेव अच्छे थे, चौथा वेव एक थोड़ा छोटा सा और आया था। इसी तरह से पेंडेमिक का वेव में आना तय है। जिस दिन यह अनाउंस हो गया था कि पेंडेमिक आ गया है इसका कोविड का, उसी दिन ये भी तय हो गया था कि ये वेव्स में आएगा। तीसरा वेव की भी काफी संभावना है आने की, और बच्चों को इसीलिए प्रोटेक्ट करना बड़ा जरूरी है। सचिन जी, आपके माध्यम से, क्योंकि मैं पीडियाट्रिशियन हूँ, पेरेंट्स के बहुत फोन आते हैं, आपके फोन से मैं 2 चीजें पेरेंट्स को बताना चाहूंगा। नंबर 1, बच्चों के बारे में आंकड़े मैं बताता हूं, अब वरी करने की जरूरत नहीं है, सावधान होने की जरूरत है, केयरफुल होने की जरूरत है, लेकिन फियरफुल होने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह, नंबर 1, जो आंकड़े बताते हैं 60 से 70% पेशेंट तो एसिम्प्टोमेटिक रहते हैं। उसके बाद में 30-40% जो सिम्प्टोमेटिक होते हैं, उनमें से भी केवल 1 से 2% होते हैं जिनको आईसीयू की एडमिशन की जरूरत पड़ती है। यानी कि अगर हम टोटल कोविड के पेशेंट्स लगा लें, एसिम्प्टोमेटिक, सिम्प्टोमेटिक सब कुछ, तो बच्चे को आईसीयू में एडमिशन की संभावना सिर्फ 0.5% रहती है, और उसमें भी उन बच्चों की ज्यादा संभावना रहती है जिनको की प्रीडिस्पोजिंग कंडीशंस हैं, जैसे जुवेनाइल डायबिटीज है, चाइल्डहुड अस्थमा है, या लिवर किडनी या मेलिग्नेंसीज हैं, या इम्यूनोसप्रेसेंट्स पे चल रही हैं। तो एक तो मैं पेरेंट्स को बताना चाहूंगा, घबराने की बात नहीं है, डेफिनेटली केयरफुल रहने की बात है। दूसरी चीज एक बड़ी इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा कि घर में आपके बच्चे को डायग्नोज कर दिया तो मोस्टली 99% तो घर में ही ठीक हो रहे हैं। तो घर में आपको करना क्या है, यहां पर एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताना चाहूंगा। जब भी आपके बच्चे को कोविड से डायग्नोज कर रखा है, आप कब हॉस्पिटल जाएं ताकि समय रहते हम पीडियाट्रिशियन उसकी जान को बचा सकें। तो आपको डेंजर साइन पता होने जरूरी है। बच्चा घर पे है, कोविड पॉजिटिव है, आप घर पे उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, 5 चीजों का ध्यान रखिए। अगर इन 5 में से कुछ भी एक होती है, इमीडिएटली कॉन्टेक्ट योर पीडियाट्रिशियन या गो टू द हॉस्पिटल। नंबर 1, अगर आपकी ऑक्सीजन की मात्रा 95 से नीचे आ रही है, 94 या उससे नीचे आ रही है, तो यू शुड कॉन्टेक्ट योर पीडियाट्रिशियन। नंबर 2, अगर लग रहा है बच्चा एक्सप्लोसिव डायरिया कर रहा है, उसकी आंखें थोड़ी संकन हो रही है, उसका यूरिन आउटपुट कम हो रही है, इमीडिएटली आप हॉस्पिटल जाइए। नंबर 3, अगर लग रहा है कि आपका बच्चा सुस्त हो गया है, फीड नहीं ले रहा है, यूरिन पैसेज कम हो रहा है, तो भी आप जाएं। चौथी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपके बच्चे की सांस चल रही है, पसली चल रही है, और उसके ग्रंटिंग हो रही है, और उसकी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम हो रही है, तो भी आप अस्पताल जाइए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अगर आपके बच्चे का फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, स्पेशली आफ्टर 3 डेज ऑल्सो, 3 दिन के बाद भी अगर आपके बच्चे का फीवर हाई ग्रेड आ रहा है, तो आप पीडियाट्रिशियन के पास जाइए। देखिए, एक तरफ सचिन जी ये समझना बड़ा जरूरी है, हम अननेसेसरी हेल्थ केयर वर्कर्स के ऊपर भी कोई लोड ना डालें, और दूसरी तरफ हमें ये भी समझना बड़ा जरूरी है कि हम समय रहते अपने बच्चे को खराब भी ना होने दें। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये सवाल पूछते हैं कि आइवरमेक्टिन है, डॉक्सीसाइक्लिन है, और एजिथ्रोमाइसिन है, हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है, इसका बच्चों में क्या रोल है? अभी तक बच्चों में इसका कोई भी रोल अभी तक एस्टैब्लिश नहीं है इन सब दवाइयों का, तो आप कृपया करके अपने हिसाब से दवाइयां ना लीजिए। एक और एडवाइस मैं देना चाहूंगा, सीटी स्कैन और ब्लड टेस्ट केवल डॉक्टर की सलाह के ऊपर कीजिए। एक सीटी स्कैन से 300 एक्सरेज का एक्सपोजर होता है, रेडिएशन का एक्सपोजर होता है। ये कुछ कैरी होम मैसेजेस हैं जो मैं बुलेट पॉइंट में देना चाहूंगा, ताकि एक सकारात्मक सोच के साथ में पेरेंट्स जो है अपने बच्चों का जो है इलाज कर सके। और डॉक्टर नीलम मोहन, डाइट पर क्या ध्यान देना है, बाकी और चीजें कैसे देखनी? देखिए, डाइट के अंदर जैसे मैंने पहले भी बताया आपको, एक कंप्लीट जिस तरीके से इंडियन की थाली डाइट फोटोग्राफ्स लोग बताते हैं वर्ल्ड वाइड में, जिसमें आपको बिसाइड्स प्रोटीन आपको सब्जी और फ्रूट्स और बीज, जब हम नट्स कहते हैं जरूरी नहीं है बादाम, इट कुड बी मूंगफली। जब हम फ्रूट्स कहते हैं जरूरी नहीं है कोई महंगे फ्रूट्स हो, इट कुड बी पपीता हो, अमरूद हो, केला हो, कुछ विटामिन उस तरीके से मिले। दाल, सबको जिस तरीके से प्रोटीन है वो दाल है, इसके सिवा और किधर प्रोटीन मिलता है? बेसन हो गई, रोटी हो गई, रागी हो गया, एंड पनीर हो गया, सोया हो गया, अंडा हो गया, ये सारी चीज़ें सोर्सेज ऑफ प्रोटीन है। तो ये तीनों को, और दूध जो है आप 1 से 2 गिलास तक दे सकते हैं। मैं काफी लोगों को देखती हूँ जो बच्चों को 1-1.5 लीटर दूध पिलाते हैं।
लेकिन उससे आपकी स्टमक कैपेसिटी तो उतनी ही है, तो बाकी की चीजों में कमी आ जाती। दूसरा, बच्चे रोटी के साथ बस ऐसे नाम की सब्जी लगाते हैं या दाल और खाते हैं, वो गलत है। क्यों? क्योंकि आपको उनको इम्प्रेस करना होगा कि ये ज्यादा जरूर। तो अगर बच्चा आपका डायरेक्ट सब्जी नहीं खाता है तो मेरे को पेरेंट्स को ये सलाह देनी है कि आप जिस तरीके से स्टफ्ड रोटी बना दें, या आप आटे में कुछ सब्जी या अथराइट या जो भी आप सब्जी डाल के उसको आटे को गूंद दें, या आप सारी सब्जियां दाल बनाते वक्त उसमें डाल दें, या सब्जी को बना के उसका एक सूप बना के किसी चीज में उसका मिक्सी में घुमा के उसको दाल में या रोटी में डाल के उसकी बना दे। तो ये आपको भी इनोवेशंस करने होंगे कि वो दें। सेकंड, उनका स्लीप का ध्यान रखें कि आजकल बहुत लेट नाइट्स तक बच्चे टीवी है वो स्क्रीन टाइम देखते रहते हैं और उससे बहुत नेगेटिव वाइब्स भी मिलती हैं और गलत की तरफ भी जा रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्क्रीन टाइम को आपको 2 आवर्स एंटरटेनमेंट एंड स्लीप टाइम्स का करें। 3 एक्सरसाइजेस। बच्चे अगर मोटे हो जाएंगे तो सबसे ज्यादा खतरा किसी भी बीमारी का, इंक्लूडिंग कोरोना की बीमारी का, ओबेसिटी है। अगर आपका बच्चा ओबीस है तो उसको आप हाई रिस्क में मानिए। हाई रिस्क हमने कहा था कि किसी को लिवर बीमारी है, किडनी है, स्टीरॉइड्स भी है, कैंसर है, ट्रांसप्लांट्स है, इसके साथ साथ ओबेसिटी। ये मत सोचिए कि मेरा बच्चा हेल्दी है, आप सोचिए जो मोटा है तो मोटा है, उसको आप हेल्दी मत बोलिए। तो ओबेसिटी से दूर रखे, एक्टिविटी बढ़ा के रखी, तेल वेल तली हुई फ्राइड चीजों से दूर रखना है। थोड़ा सा ऑयल दिन में अच्छी चीज है, 1 चम्मच घी और 1.5 चम्मच 2 चम्मच ऑयल, जिससे कि आपको हम कहते हैं ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ऑयल। बीज जो होते हैं जैसे कि खरबूजे का बीज, तरबूजे का बीज, ये सब चीजों में भी ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं जो अच्छी चीजें आप दे सकते हैं बच्चों को। दिस इज रिलेटेड टू द डाइट। और डॉक्टर रॉय, एक सबसे बड़ा एक होता है ना कि पैनिक बटन नहीं प्रेस हो, बच्चे अपने आप भी ठीक हो रहे हैं, ये भी एक सकारात्मक खबर है। वो फिर हम कैसे मॉनिटर करें कि बच्चा ठीक हो रहा है? सचिन जी, जैसे कि मेरे दूसरे पैनलिस्ट ने बताया, सबसे पहली चीज है कि माँ बाप को बहुत ही सचेत रहना है कि बच्चे का अगर वो कोई एबनॉर्मल एक्टिविटीज घर में नोट करते हैं कि फीवर आ गया है, छींक आ रही है, नाक बह रहा है, उल्टी कर रहा है, ये कर रहा है, तो सबसे पहले तो उस बच्चे के बारे में जो आपका डॉक्टर है बच्चों का, आप उससे बात कर लें। और आज की तारीख में सबसे बड़ा जो फैसिलिटीज हो गई है, टेली हेल्थ चेकअप होने लगे, टेली मेडिसिन के ऊपर हम लोग स्ट्रेस कर रहे हैं, और वो पीडियाट्रिशियन भी आपके बच्चों को अपने वीडियो के ऊपर देख के आपको सारा गाइड कर देगा। पैनिक होने की जरूरत नहीं है। अगर वो सोचेगा कि इसके अंदर कोई परेशानी है तब तो आप जाइए, अगर परेशानी नहीं तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। और खास तौर से बच्चों के लिए जो हमने जो अभी डॉक्टर मोहन बता रही थी, बिल्कुल ठीक बात है कि हर माँ बाप के लिए बच्चा उनका जो है ना बड़ा हेल्दी है, खाता पीता कहता है ठीक है, लेकिन बच्चों को मोटापे की तरफ ना जाने दें और सवेरे उठते एक तरह का उनका सिस्टम बना दें कि उनको सवेरे उठ के थोड़ी सी वर्कआउट जरूर करानी है, एक्सरसाइज करानी है, एक बैलेंस उनका नाश्ता दें, ताकि वो बच्चे किस प्रकार से हमने दिन भर में जो चीजें देनी है आप एज ए पेरेंट्स उसको डिवाइड करके उसको दे सकते हैं। तो सवेरे दे दिया, फिर दोपहर को दे दिया, ये सारी चीजें उसको पॉजिटिव थिंकिंग, उनको बच्चों को कार्टून के अंदर लगाइए, बच्चों को दूसरे अच्छे अच्छे जो सीरियल्स आते हैं, बच्चों के सीरियल कार्टून आते हैं उसके अंदर रखिए, लेकिन जितना हो सकता है उनको टीवी से दूर रखिए। और सबसे बड़ी बात फिर आ जाएगी, वो यही आ जाएगी कि उनको बैलेंस यानी कि हाई प्रोटीन डाइट देना बहुत जरूरी है, मिल्क का देना बहुत जरूरी है, अपने डॉक्टर के पास करें। और जब आप देखते हैं कि बच्चा एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, उसका फीवर बहुत ज्यादा हो गया है, उल्टी बहुत ज्यादा हो रही है और उसकी पसलियां चल रही हैं, तो बिल्कुल देर ना करें, अपने डॉक्टर से सलाह करें और डॉक्टर को जाके बात करें, लेकिन अननेसेसरली अस्पताल भागने की कोशिश ना करें, बच्चों को लेके इवन डॉक्टर के पास भी ना जाए, क्योंकि जैसे ऐसी दवाइयां या रेमेडीज हैं जो कर सकते हैं, इनका उपयोग बिल्कुल ना करें जब तक कि डॉक्टर आपको ना बता दे। देखिए आज की तारीख में हमारे सेकंड वेव की बात करता हूं, आज ब्लैक फंगस होने के जो कारण बने
कि रैम्पेंट यूज होने लग गया हमारे स्टेरॉइड्स का। लोगों ने घर के अंदर व्हाट्सएप के ऊपर पढ़ा कि यार इसको मेड्रोल दे दो, इसको ये दे दो, उसको वो दे दो। डॉक्टर के पूछे बिना लोगों ने दवाइयां खानी चालू कर दी, जिसकी वजह से आज देश के ऊपर एक और तीसरा खतरा आ गया और हम डॉक्टर कम्युनिटी भी बहुत परेशान है कि इतने केसेस ब्लैक फंगस के क्यों हो गए। तो मैं आपके माध्यम से जरूर कहूंगा कि कृपा करके कोई भी दवाई सिवाय पैरासिटामोल वगैरह के कोई और दवाई बच्चों को आप अपनी तरफ से मत दें जब तक कि आपका डॉक्टर आपको ना कहे। आपका बच्चा आपके लिए कीमती है, वही बच्चा आपका बच्चा डॉक्टर के लिए भी कीमती है, देश के लिए भी कीमती है। कृपया करके आप उसके साथ खिलवाड़ ना करें। आपका सबसे बड़ा आपका जो गाइड है वो आपका डॉक्टर है। पैनिक की मत होइए। अगर आप सोचे कि मेरा बच्चा बीमार हो गया, एकदम उठा के उसको घर से बाहर निकाल के ले गए एक डॉक्टर के पास, दूसरे डॉक्टर के पास, ये चीजें ना करें। घर पे रहें, आप उसको संभालें और उसके बारे में डॉक्टर को समय समय पर बताते रहें। मैं आपको गारंटी से कहता हूं 90% बच्चे आपके घर के अंदर ही ठीक हो जाएंगे। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, लेकिन सब्र करना पड़ेगा, शांति रखनी पड़ेगी और प्रोटोकॉल, कोरोना के प्रोटोकॉल को सीरियसली 100% आपको ऑब्जर्व करना है। आपको मास्क के बिना घर के अंदर नहीं रहना है। बच्चों को भी मास्क की आदत डाल दीजिए, वही बच्चे भी कभी भी बिना मास्क के ना रहें। जी। और डॉक्टर मलिक, फिलहाल अगर जिसे हम ये कहें कि जैसे कि मैंने इनसे भी पूछा, डॉक्टर से भी, कि पैनिक बटन नहीं प्रेस करना। दूसरा ये कि बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे को हल्का बुखार आया, पैरासीटामोल दे दी, या बच्चों को दूसरा सिम्टम आया, कोई और दवाई दे दी। इन चीज़ों से फिर कैसे बचना है कि अगर कुछ सिम्टम आ भी रहे हैं तो भी आप दवाइयों से परहेज करें, या फिर दवाई आप ये जाने कि दवाई अभी बनी नहीं है? देखिए, बच्चों के लिए मैं ये बताना चाहूंगा, खासकर बच्चों के लिए, कि आप सेल्फ मेडिकेशन ना करें, क्योंकि वजह यह है कि हर बच्चे की दवाई की डोज डिफरेंट होगी। अब एक बच्चा जिसका वजन 10 किलो, एक का बच्चे का वजन 20 किलो, एक बच्चे का वजन 30 किलो और एक का 40 किलो, इन सब की डोजेज अलग होंगी, इन सब की इंडिकेशंस अलग होंगी, इन सब की कॉन्ट्रा इंडिकेशंस अलग होंगी। कुछ ऐसी दवाइयां जो कि 5 साल से छोटे बच्चे को हम दे ही नहीं सकते। ऐसा ना हो कि पेरेंट्स जो हैं वो घर पे ही इलाज करते रहें और बच्चे को जो है दवाई के फायदे की जगह नुकसान हो जाए। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि बच्चे के अंदर अगर आपको दवाई देनी है, क्योंकि उसकी डोज बड़ी स्पेसिफाइड होती है, इंडिकेशन, कॉन्ट्रा इंडिकेशन बड़ी स्पेसिफाइड होती है, और सबसे बड़ी चीज है उसकी ड्यूरेशन स्पेसिफाइड होती है। ये भी नहीं है कि आप एक दवाई जो है बड़े लंबे टाइम तक बिना डॉक्टरी उसके आप चलाते रहें। अब हमारे सामने 3 सिचुएशंस आती हैं सचिन जी, जो बताना चाहूंगा, जो कि यूनिसेफ ने बड़े अच्छे से क्लासिफाई कर रखी हैं, और ये डेली की, रोजमर्रा की हमारी प्रॉब्लम है जो कि पेरेंट्स पूछते रहते हैं। एक तो सिचुएशन ये आती है कि पेरेंट्स पॉजिटिव है, बच्चा, और एक चीज और बता दूं, ये भी मिथ है कि बच्चे सुपर स्प्रेडर होते हैं। बच्चे सुपर स्प्रेडर नहीं होते। एडल्ट से इन्फेक्शन देने की कैपेसिटी या क्षमता जो है बच्चों के अंदर वो कम होती है। शक्ति और समर्थ ये इन्फेक्शन को देने का बच्चों के अंदर जो है वो कम होता है एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। तो ये कुछ मिथ्स हैं जिसमें कि हम सोचते हैं कि बच्चे सुपर स्प्रेडर है। डेफिनेटली हमें ये बड़ा खास ध्यान रखना है कि अगर बच्चा हमारा ऑब्जर्वेशन पीरियड में है या बच्चा पॉजिटिव है तो ग्रैंड पेरेंट्स के पास इसको नहीं छोड़ना, ताकि वो बड़े बुजुर्गों को जो कि ऑलरेडी हाई रिस्क में है उनको इन्फेक्शन ना दे दें। इसमें हमारे सामने 3 कंडीशंस आती हैं। पेरेंट्स पॉजिटिव है, बच्चा नेगेटिव है। इस सिचुएशन में क्या करें? पेरेंट्स बच्चे का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन सारी प्रिकॉशंस उन्हें लेनी जरूरी है। बेस्ट तो इसमें यह है कि बच्चे को आइसोलेट कर दें, कहीं पे और भेज दें, लेकिन अगर ऐसी संभावना नहीं है तो पेरेंट्स पूरी प्रिकॉशन लेके करें। दूसरी सिचुएशन आती है, बच्चा तो पॉजिटिव है, मदर पॉजिटिव नहीं है। इसमें मैं सुजेस्ट करना चाहूंगा मदर को पीपी किट पहन लेनी चाहिए, डबल मास्क पहनना चाहिए और बच्चे की केयर करनी चाहिए अपनी प्रोटेक्शन करते हुए। तीसरी सिचुएशन आती है, पेरेंट्स और बच्चे दोनों पॉजिटिव हैं, फिर कोई समस्या नहीं है, आप एक ही कमरे में रहें, बच्चे की भी टेक केयर करें, अपने आप को भी टेक केयर करें। तो ये घरेलू सिचुएशंस जो हैं इस तरह की आती रहती हैं, जिसमें कि हमारे को ये ज्ञात होना बड़ा जरूरी है। दवाइयों का तल्लक है, आप केवल पैरासीटामोल दे सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं दे सकते। बच्चे में कोई दवाई इंडिकेटेड नहीं है। केवल अगर हाई फीवर हो रही है पैरासीटामोल दे सकते हैं, अगर डायरिया ज्यादा हो रहा है तो ORS दे सकते हैं, ताकि समय रहते उसको पानी की कमी ना हो। और बच्चे को अगर हम वेल हाइड्रेटेड, WHO 5 चीजें कहता है। नंबर 1, कीप द चाइल्ड वेल हाइड्रेटेड। दूसरा, उसको हाई प्रोटीन डाइट दीजिए और साथ में आप उसको फ्रूट्स और सब्जियां खूब सारी दीजिए ताकि उसकी इम्यूनिटी ठीक रहे। जिंक, विटामिन्स एंड विटामिन C, ये आप सब चीजें बच्चे को दे सकते हैं, इनके कोई हार्म नहीं है। दे आर ऑल वाटर सॉल्युबल। बच्चा जो भी शरीर में रखेगा, बाकी यूरिन में निकल जाएंगे। ये
चौथी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, बच्चों को सकारात्मक रखें। सचिन जी, ये बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको डिप्रेशन ऑब्सेशंस हो रहे हैं, जो बेचारे चिंतित हैं, उनको ये चिंता होती है कहीं हम अपने माँ बाप को लूज ना कर जाएं, तो उनको एक ऑप्टिमिज्म में रखना बड़ा जरूरी है और उनको बताना जरूरी है कि इस बीमारी की मॉर्टेलिटी रेट हमारे देश में बहुत कम है, 1.18% है केवल, तो घबराने की बात नहीं है। और पांचवी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि बच्चों को इंडोर एक्सरसाइज आप जरूर कराइए, क्योंकि जो इंडोर एक्सरसाइज भी हम कराते हैं तो उससे भी बच्चे की जो इम्यूनिटी भी अच्छी रहती है, वजन भी कंट्रोल में रहता है। ओबेसिटी या ओवरवेट इज वन ऑफ द बिगेस्ट रिस्क फैक्टर। ये मैं दोबारा बताऊंगा, बच्चे का वजन कंट्रोल रखें। हमारे देश में 30% बच्चे ओवरवेट है, उनका वेट कंट्रोल में रखे, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक सर। और डॉक्टर नीलम मोहन, लास्ट कमेंट, एक बहुत छोटा सा कमेंट आपसे चाहूँगा, बहुत छोटा सा, वो ये कि एक लगभग साल भर से ऊपर हो गया, पूरा साल निकल गया, बच्चों की ऑनलाइन क्लासेस या फिर क्लासेस हुई नहीं है, स्कूल वो गया नहीं है, अपने दोस्तों से मिला नहीं है, नीचे वो जा नहीं सकता, और ऊपर से अगर उसको बीमारी भी हो जाए, बच्चा बहुत चीज़ें शेयर नहीं कर सकता, लेकिन उसे ऐसा है कि डिप्रेशन आने लगे, वो सोच सोच के ही और ज़्यादा बीमार ना हो जाए। इसके लिए फिर अपने बच्चे को कैसे जो है रिजुविनेट करें, बच्चे को कैसे जो है पॉजिटिव रखें, संक्षिप्त में? जी, बेसिकली बच्चों को अपने बच्चों से ही मिलने में मजा आएगा, बड़ों के साथ नहीं सारा टाइम, बिकॉज आपको अपना शेयर करना होता तो प्लीज आप अपने बच्चे को अलाउ करें कि अपने पीयर्स के साथ वीडियो चैट, मोबाइल चैट या कुछ करने में, बिकॉज उस तरीके से वो अपना बातें करके अपनी दिल को हल्का करेंगे। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और माहौल घर का खुश रखें, और मैं जैसे कहती हूँ अनडिवाइडेड अटेंशन, थोड़ी देर उनको सुने। कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि मैं बात करूं और वो सुन रहा है, कम्युनिकेशन का मतलब ये भी है कि आप चुप रहें और उनको सुने। सो दिस इज माय की मैसेज कि उनकी आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि फिलहाल जैसे आपने कहा कि कम्युनिकेशन बहुत ज़रूरी है, एक दूसरे के साथ साथ देना बहुत ज़रूरी है। बच्चों में बहुत जल्दी अगर लोनलीनेस आ जाती है, बच्चों के साथ रहना ज़रूरी है, और कोई भी दवा या कोई भी कंसल्टेशन बगैर डॉक्टर की सलाह के ना करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.